अब बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, जिसको आपको पता है हम कहते हैं HPLC। ठीक है। और हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम देखेंगे कि HPLC के अंदर लिक्विड फेज कौन सा यूज़ होता है, स्टेशनरी फेज यूज़ कौन सा होता है, और इसमें डिटेक्टर कौन कौन से यूज़ होते हैं, और इसको जो है वो हाई परफॉर्मेंस क्यों कहा जाता है, ये क्या क्या करती है। तो अगर कोई दूसरा नाम आपसे पूछ ले कि इसका अनदर नेम क्या है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का, तो आपने कहना है कि इट इज़ हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ओके। अब इसको हाई प्रेशर और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों कहते हैं, देखते हैं। इट इज़ अ टेक्निक वेयर द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूजेस the high efficiency or high performance column and high inlet pressure of mobile phase। तो यहाँ से हमें ये समझ आया कि इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की ऐसी टेक्निक है जिसमें हम हाई एफिशिएंसी का कॉलम यूज़ करते हैं, और इसमें हम हाई प्रेशर जो है, इनलेट का प्रेशर जो है जिसे मोबाइल फेज ने आना है उसका प्रेशर हाई कर देते हैं। इस वजह से इसको हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो ये बिल्कुल ही सिमिलर है टू कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो हमने ऑलरेडी स्टडी की है। जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, द डिग्री ऑफ सेपरेशन इज डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव ईज ऑफ द एल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है। एंड दैट्स इन टर्न डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ स्टेशनरी फेज। तो ये सरफेस एरिया होता है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग पार्टिकल साइज ऑफ पैकिंग मटेरियल। इसमें यह कहा गया है कि जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो डिग्री ऑफ सेपरेशन है, जो सेपरेशन होनी है कंपोनेंट्स की, वो डिपेंड करती है ईज ऑफ एल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के ऊपर, कि वो किस तरह कितनी आसानी से जो है वो सेपरेट होंगे मिक्सचर के कंपोनेंट्स। और ये डिपेंड कर रहा होता है सरफेस एरिया स्टेशनरी फेज का कितना है। तो सरफेस एरिया आपको पता है जितना कम सरफेस एरिया होगा उतनी उनको आसानी नहीं होगी उनको सेपरेट होने की। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो एडजॉर्प्टिव साइड ज़्यादा होंगी, एडजॉर्प्टिव साइड ज़्यादा होंगी तो वो स्ट्रांगली कंपोनेंट्स एडॉप्ट करेंगे स्टेशनरी फेज के ऊपर, और फिर वो आसानी से जो है वो मिक्सचर जो बाकी जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। तो जो सरफेस एरिया है उसको हमने करना है अब इंक्रीज़। तो उसको इंक्रीज़ कैसे करते हैं, सबको पता है कि पार्टिकल साइज डिक्रीज़ कर देंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। और पार्टिकल साइज हमने किसका डिक्रीज करना है, ऑफ कोर्स स्टेशनरी फेज का करना है जो कि पैकिंग मटेरियल है। तो हाई परफॉर्मेंस में क्या होता है कि एफिशिएंसी, इस तरह करने से क्या होता है एफिशिएंसी जो है कॉलम की इंक्रीज हो जाती है, और जो बैंड स्प्रेडिंग हो रही होती है वो डिक्रीज हो जाती है अगर हम सरफेस एरिया ज़्यादा कर लेते हैं। तो इसके ये दो फ़ायदे होते हैं। ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। वो क्या है कि देखें हमने एफिशिएंसी तो कॉलम की इंक्रीज़ कर ली, बैंड स्प्रेडिंग जो है वो भी हमने कम कर दी, लेकिन अगर पार्टिकल साइज हम कम कर देते हैं ना तो डैट विल आल्सो लीड टू टाइटली पैक्ड कॉलम्स। तो पार्टिकल साइज छोटा हो गया तो हमारा जो कॉलम है वो टाइटली पैक हो गया है। ठीक है। अब जब ये टाइटली पैक हो गया है तो इसने क्या किया है, इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फ्लो रेट ऑफ मोबाइल फेस को। अब इससे बचने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो भाई इससे बचने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक इंटरफेस की। ठीक है। अब in order to maintain the flow rate of mobile phase, a mechanical pump is provided before the column to create a higher inlet pressure of mobile phase। कॉलम में एंटर होने से पहले अब जब हमारे सैंपल ने मिक्सचर ने कॉलम के अंदर जाना होता है तो कॉलम में एंटर होने से पहले हम क्या करते हैं, एक मैकेनिकल पंप जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। वो पंप क्या करता है, वो एक हायर इनलेट प्रेशर क्रिएट कर देता है मोबाइल फेज़ का, जिससे क्या होता है फ्लो रेट मोबाइल फेज़ का वो मेंटेन हो जाता है। जो मोबाइल फेज़ है अब इसमें हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं HPLC के अंदर। मोबाइल फेज़ इसमें मोस्टली मिक्सचर होता है सॉल्वेंट्स का, और इसमें पोलर और नॉन पोलर का मिक्सचर यूज़ होगा। पोलर जो है वो जैसे अल्कोहल है और नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है, तो इसका हम मिक्सचर यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल फेज़। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि मोबाइल फेज़ शुड नॉट absorbs UV visible radiations and do not interfere with detector। ओके।
अब जो मोस्टली कॉमनली यूज़ किए जाते हैं मोबाइल फेज़ एचपीएलसी के अंदर, वो अल्कोहल हेप्टेन का मिक्सचर होता है और क्लोरोफॉर्म और हेप्टेन का मिक्सचर होता है। तो ये दोनों जो मिक्सचर्स हैं, अल्कोहल हेप्टेन, क्लोरोफॉर्म हेप्टेन, दैट आर द मोस्ट कॉमनली यूज मोबाइल फेज़ इन एचपीएलसी। ये बात आपने याद रखनी है। हाँ भाई, रिवर्स्ड फेज़ एचपीएलसी कौन सी होगी? भाई रिवर्स फेज़ एचपीएलसी के अंदर जो हमारे पास का यूज़ होती है भी कॉलम, रिवर्स फेज़ कॉलम के ही होती है। जैसी इसमें मेथनॉल वाटर यूज़ करेंगे और या फिर एसीटोनाइट्राइल वाटर एज अ सॉल्वेंट जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये आपने सॉल्वेंट याद रखने हैं, मोबाइल फेजेस याद रखने हैं एचपीएलसी के। मोबाइल फेज़ तो हमने पढ़ लिए, स्टेशनरी फेज़ कौन से यूज़ होंगे? भाई स्टेशनरी फेज जो एचपीएलसी के अंदर यूज़ होता है ना, वो सिलिका जेल यूज़ होता है, क्योंकि सिलिका जेल जो है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए होते हैं जो कि उसको एसिडिक बना देते हैं। जब ये एसिडिक है तो ये ऑब्जॉर्ब कौन से कंपोनेंट्स को करेगा? ज़ाहिर है अपोजिट को अट्रैक्ट करके बेसिक कंपोनेंट्स को ऑब्जॉर्ब करेगा। और एलुमिना जो है ये बेसिक होता है, तो ये एसिडिक कंपोनेंट को अपने ऊपर ऑब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये हमने स्टेशनरी फेज देखे कि को दो थे, सिलिका जेल एंड एलुमिना। तीसरा जो स्टेशनरी फेज इसमें यूज़ होता है एचपीएलसी के अंदर, वो है जी नाइलॉन 6। ये पॉलीअमाइड है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है टू अमाइड ग्रुप के साथ। ठीक है, और इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। ऑल अबाउ स्टेशनरी फेज और फॉर लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स। जितने भी हमने तीन ऊपर पढ़े, सिलिका जेल, एलुमिना, लाइनन 6, ये हमने लोअर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स के लिए पढ़े हैं। अगर तो मॉलिक्यूलर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल ड्रग्स आ जाती हैं, सर्फेक्टेंट्स आ जाते हैं, हमने जो है वो इनको सेपरेट करना हो, तो फिर उसके लिए लिक्विड स्टेशनरी फेज यूज़ करेंगे। ठीक है, वो तो सॉलिड थे ना तीनों, अब लिक्विड हमने यूज़ करने हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स के लिए। और जैसे लिक्विड को हमने फिर ज़ाहिर सपोर्ट करना होता है एक सॉलिड के ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर। और सॉलिड सपोर्ट कौन सी होती है? या वो सिलिका जेल होता है या पोरस सिलिका होता है। ठीक है, तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ का एक यहाँ पे हमारे पास शो किया गया इक्विपमेंट और इसकी वर्किंग है, यहाँ से इसको समझ लें। सबसे पहले इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सॉल्वेंट रिजर्वायर होता है जिसके अंदर मोबाइल फेज होता है। वो उसके बाद ये कनेक्ट होता है एक पंप के साथ। पंप के बाद प्री कॉलम होता है, प्री कॉलम के बाद इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर के बाद सेपरेटिंग कॉलम है, इसके बाद डिटेक्टर है, एम्पलीफायर है, रिकॉर्डर है, और साथ में हमारे पास जो है वो फ्लूएंट कलेक्टर होता है। तो सबसे पहले देख लें, यहाँ से ही हमने इसको क्रोमेटोग्राफ आई एचपीएलसी क्रोमेटोग्राफ है उसको स्टडी करना है इस डायग्राम से ही। तो ये अगर आप समझ लेंगे तो आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट इससे। सबसे पहले सॉल्वेंट रिजर्वायर के अंदर मोबाइल फेज है, यहाँ से हमने पंप लगाया हुआ है ताकि ये हाई इनलेट प्रेशर जो है, प्रेशर के साथ क्या करे, इस अपने मोबाइल फेज को प्री कॉलम के अंदर ऐड करे। अब प्री कॉलम के जो अंदर हमारे पास सेव स्टेशनरी फेज होता है जो हमारा सेपरेशन कॉलम के अंदर यूज़ होगा। इसके अंदर जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है, ये प्री कॉलम हमने क्यों लगाया है, इसकी वर्किंग ये होती है कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं मोबाइल फेज से, वो यहाँ पे वो कलेक्ट कर लेता है। जैसे वो अगर तो ये ना हो तो इंजेक्टर के अंदर जब प्योरिटीज़ चली जाएँ तो आपको पता है उसकी लाइफ टाइम इंस्ट्रूमेंट की काम हो जाती है। तो इसलिए हम इसको प्री कॉलम को यूज़ कर लेते हैं पहले ही। फिर इंजेक्टर में जब यहाँ से हमारा सैंपल जाता है, मोबाइल फेज जाता है, ठीक है, इंजेक्टर के अंदर, तो जिस मिक्सचर को हमने सेपरेट करना होगा कंपोनेंट्स को, उसको सिरिंज के ज़रिए जहाँ से हम इंजेक्ट करेंगे इंजेक्टर में। ओके, अब देखें स्टेशनरी फेज, यहाँ से हमने अपने कंपाउंड मिक्सचर जो है उसको हमने यहाँ से इंजेक्ट कर दिया, मोबाइल फेज हमारा जहाँ से आ रहा है, तो दोनों यहाँ पे क्या होंगे, कुछ टाइम जो है वो लेंगे और फिर यहाँ पे आके सेपरेटिंग कॉलम होगा। ठीक है, जिसको हम स्टेशनरी फेज बोलेंगे, यहाँ पे आके वो सेपरेट हो जाएंगे। अब ये जो सेपरेटिंग कॉलम है ना, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 10 to 100 सेंटीमीटर होती है और इसका जो डायामीटर है दैट इज़ फ्रॉम 2 to 6 मिलीमीटर। और जो माइक्रोबोर हमारे वाले सेपरेटिंग कॉलम होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर तक होती है और उसका जो डायामीटर होता है दैट इज़ लेस दैन 1 मिलीमीटर।
ओके, तो ये सेपरेटिंग कॉलम की आपने यहाँ से कंपोजिशन याद रखनी है। सेपरेटिंग कॉलम के बाद जैसे ही कंपोनेंट ने सेपरेट होना है तो उन्होंने डिटेक्टर पे आ जाना है, और जहाँ से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब देंगे तो वो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर लेगा, और जब इसको एम्पलीफाई करेगा तो यहाँ पे रिकॉर्डर से हमें वहाँ ग्राफ मिल जाएगा, हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे, एब्जॉर्ब इसकी ले लेंगे। और बाकी जो हमारे पास जो मोबाइल फेज़ वगैरह से ये फ्लुएंट आ रहा है उसको हम रिकवरी के लिए यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। तो इट वाज ऑल अबाउट दी HPLC क्रोमेटोग्राफ। डिटेक्टर जो है वो HPLC में कौन कौन से यूज़ होते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर है, ये HPLC में हम इसको यूज़ करते हैं, और HPLC MSP इसको कहा जाता है। इसका ये दोनों आपस में ना कंपैटिबल नहीं है, HPLC और मैस स्पेक्ट्रोमीटर। क्यों? क्योंकि इसकी ना दो वजूहात हैं, दो प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि पहला तो ये है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप द पोलर कंपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ गैसियस आइंस। जो पोलर कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनको गैसियस आइन की फॉर्म में रखना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दूसरा मसला ये आता है कि द सॉल्वेंट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द ऑपरेशनल वैक्यूम इन MS। जिस वैक्यूम पे हमने ऑपरेट करना होता है, सॉल्वेंट को उसको वैक्यूम में मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है MS के अंदर। ये दो प्रॉब्लम्स आते हैं। अब इस प्रॉब्लम को जो है वो दोनों को सॉल्व करने के लिए एक इंटरफेस की ज़रूरत होती है। इंटरफेस क्या करता है? इंटरफेस बेसिकली ज्वाइन करता है दो इंस्ट्रूमेंट को आपस में, जैसे कि HPLC MS, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेगा। तो इस तरह करेगा कि ये दो प्रॉब्लम्स जो आ रहे थे वो ख़त्म हो जाएं। अब ये जो इंटरफेस हैं इसके जो फंक्शंस होते हैं ना, और इसमें तीन तरह के हम देखेंगे इनके फंक्शंस। एक तो ये है कि डायरेक्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें इंट्रोडक्शन किसका हो रहा है? इंट्रोडक्शन हो रहा है हमारे मिक्सचर का, जिसके कंपोनेंट्स हमने सेपरेट करने हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन इज यूज्ड व्हेन एल्यूएट वॉल्यूम इज स्मॉल। स्मॉल वॉल्यूम के लिए यूज़ होता है। एल्यूएट का जो स्मॉल पोर्शन होगा उसको हमने MS आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर इंट्रोड्यूस डायरेक्टली कर देना है। अगर हम इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट की बात करते हैं, अंडर इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट कंडीशंस क्या होता है, सिर्फ 5% ही हम सैंपल जो है उसको आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। MS का ये आयोनाइजेशन चैम्बर है, ठीक है। और अगर माइक्रोबोर कॉलम्स हैं तो इस केस में क्या होता है कि ऑल एल्यूट जो है उसको हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन आयोनाइजेशन चैम्बर। तो ये था डायरेक्ट, अगर आपने एल्यूट को करना हो इंट्रोड्यूस, अब इस तरह करेंगे। दूसरा तरीका ये होता है मूविंग बेल्ट का, या फिर वायर इसको हम कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एल्यूएट जो हमारे पास होता है उसको हमने स्प्रेड करना होता है मूविंग बेल्ट के ऊपर, और फिर हम उसको हीट करते हैं। हीट हम इसलिए करते हैं कि जो सॉल्वेंट हमारे पास मॉइस्चर वगैरह होता है वो इसमें ख़त्म हो जाए, और इसमें से हम जो 30 to 40% ही जो एल्यूएट है उसको हम आयोनाइजेशन चैम्बर में एंटर करते हैं, और ये वेरी लो प्रेशर पे इसको हम एंटर करते हैं, और इतना लो प्रेशर यहाँ पे रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो है वो आयोनाइजेशन इजीली इसमें हो जाए। उसके बाद जो तीसरा हमारे पास तरीका है ना, उसको हम कहते हैं थर्मो स्प्रे। थर्मो स्प्रे में अब क्या होगा, इसमें हम स्टेनलेस स्टील की कैपिलरी एक ट्यूब जो है वो यूज़ करेंगे। ये साइड पे देखें आपको शो हो रही है, स्टेनलेस स्टील की कैपिलरी ये ट्यूब है, और इसके जो बाहर एक कोट हुआ होता है वो कॉपर का ब्लॉक लगा हुआ होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कॉपर के ब्लॉक को जब हम हीट करते हैं तो ल्यूवेट क्या करता है, वो वेपराइज होना शुरू हो जाता है, और वो एक ड्रॉपलेट्स जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। यहाँ हम कहते हैं कि ये सुपरसोनिक जेट ऑफ वेपर्स प्रोड्यूस करता है। अब वो जो वेपर्स हैं उनको फिर यहाँ ड्रॉपलेट्स को हम आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर जो कि MS का है उसमें एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर रखा जाता है ना वो 100 to 350 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, और जो कैपिलरी ट्यूब का डायामीटर होता है वो 0.15 मिलीमीटर तक होता है। ये बातें भी आपने याद रखनी है। अब ये है कि कैपेबल ऑफ वेपराइजिंग एक्वस एल्यूएट HPLC एट द रेट ऑफ 2 मिलीलीटर पर मिनट। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास थर्मो स्प्रे है इसके अंदर ये एल्यूएट को जो है ना 2 मिलीलीटर पर मिनट के रेट पे वेपराइज करने के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है।
हमने जो है वो HPLC और HPLC MS के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की टाइप थी दैट वाज प्लेन क्रोमेटोग्राफी। प्लेन क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं। इट इज़ फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वी ऑलरेडी नो इन विच स्टेशनरी फेज इज हेल्ड इन और ऑन प्लेन। कॉलम में तो ये होता था कि हम उसको कॉलम में रखते थे स्टेशनरी फेज को। प्लेन में क्या होगा कि हमने एक प्लेन लेनी है, उसके ऊपर रख लें या फिर उसके अंदर रख लें स्टेशनरी फेज को। अब प्लेन क्रोमेटोग्राफी भी दो तरह की है भाई, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको TLC भी कहा जाता है। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है, चलें पहले उसको स्टडी कर लेते हैं। द वेरी वेरी इजी, दोनों ये टॉपिक्स बहुत इजी हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी सबसे पहले जो है वो 1943 में, यानी कि पाकिस्तान बनने के 4 साल पहले जो है ये मार्टिन ने और साइंस है, इन दोनों ने, साइंटिस्ट ने, जो भी हैं नाम इनके, इन दोनों ने इसको जो है वो डिस्कवर किया पेपर क्रोमेटोग्राफी को। और आप लोग जो हैं आज तक क्रोमेटोग्राफी हमने देखी ही पेपर हुई है वाली लैब्स में। तो देखें इसमें एक टैंक जो है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पे नीचे मोबाइल फेज़ है, ये स्टेशनरी फेज़ है जो कि सेलुलोज का है, क्रोमेटोग्राम जो होता है। अब सैंपल का ये स्पॉट यहाँ पे लगा दिया जाता है जिसके हमने मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। यहाँ पे ये जो स्पॉट यहाँ से मोबाइल फेज स्टार्ट करेगा, यहाँ तक मोबाइल फेज आ गया और हुआ है। और यहाँ पे देखें ये डेवलप्ड स्पॉट है, यानी कि ये स्पॉट जो मिक्सचर का कंपोनेंट है वो यहाँ तक पहुँच गया है मोबाइल फेज के साथ। अब ये जो मोबाइल फेज यहाँ तक ये लाइन शो हो रही है ना, मोबाइल फेज यहाँ तक मूव किया है, इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। ओके, और जो स्पॉट डेवलप होता है मिक्सचर्स का उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डेवलप्ड स्पॉट। ये बातें आपने इसमें याद रखनी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर सारा काम ही रिटेंशन टाइम का होता है, रिटेंशन फैक्टर का होता है। रिटेंशन फैक्टर बेसिकली इसको लिखा जाता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ DC/TS। व्हाट इज DC? इज अ डिस्टेंस traveled by component and DS is a distance traveled by solvent front. It is very very important MCQs that what is retention factor। तो आपको ये याद रखना होगा that retention factor is the ratio of distance traveled by the component to the distance traveled by solvent front। अब इसकी पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, और ये तो हमने असेंडिंग पढ़ी, डिसेंडिंग डेवलपमेंट भी हम यूज़ करते हैं। और जो रेडियल होती है सर्कुलर जिसको हम कहते हैं वो डेवलपमेंट भी, वो भी पेपर हम सर्कुलर कर लेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी में, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास टाइप थी डैट वाज TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है वो बेसिकली थिन लेयर होती है ऑफ अ सॉलिड एडजॉर्बेंट की, ठीक है। और वो सॉलिड एडजॉर्बेंट क्या होगा, सिलिका जेल होगा या फिर एलुमिना होगा। और इसको हमने किसके ऊपर करना है, स्पॉटेड ऑन ग्लास प्लास्टिक प्लेट के ऊपर हमने उसको एब्जॉर्ब कर देना है, ठीक है। बेसिकली क्या किया जाता है कि एक स्लरी होती है स्टेशनरी फेज की, वाटर के साथ वो बनाई जाती है, एंड देन इट इज़ स्प्रेडेड ऑन अ प्लेट बाय अ स्प्रेडर। प्लेट के ऊपर स्प्रेड कर दी स्प्रेडर से, देन लेंथ ऑफ द प्लेट इज़ 20 सेंटीमीटर। अब क्या होता है कि स्लरी हमने बना ली, उसको स्प्रेड कर दिया प्लेट के ऊपर। अब प्लेट से वो गिर जाती है कभी कभी, तो इसके लिए हमें एक बाइंडर की ज़रूरत पड़ती है। वो बाइंडर होता है कैल्शियम सल्फेट, ओके, डैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उसका फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस डॉट वाटर मॉलिक्यूल। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने ऐड करना है स्लरी पे टू सिक्योर इट ऑन द प्लेट बिफोर यूज। नाउ बिफोर यूज द प्लेट्स आर हीटेड, ठीक है, टू गेट द मॉइस्चर फ्री एक्टिव साइड्स एंड द टेम्परेचर इज़ 150 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हीट कर लिया, मॉइस्चर फ्री बन गया। और इसके लिए हमने क्या करना है, एलुमिना यूज़ कर, अगर तो सिलिका तो हमने देख लिया, एलुमिना अगर हमने यूज़ करना हो सॉलिड स्पोर्ट के लिए तो फिर क्या होगा। एलुमिना इज़ यूज इन रिएक्टिव फॉर्म। एलुमिना जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसको कभी कभी डीएक्टिवेट भी करना पड़ता है बाय मिक्सिंग इट विथ वाटर, ओके। आफ्टर ड्राइंग द प्लेट, अब हमने जब वो ये तो एलुमिना के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जब हमने ज़रा प्लेट को ड्राई कर लिया था, मॉइस्चर फ्री हो गई थी, तो स्पॉट जो है सैंपल का जिस तरह हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर स्पॉट लगाया था वैसे ही हमने इस प्लेट के ऊपर भी स्पॉट लगा देना है और इसका रिटेंशन फैक्टर मेजर कर लेना है, ओके। तो जो ये था ऑल अबाउट पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब देखें हम कि डिटेक्टर कौन से यूज़ होंगे
टीएलसी के अंदर। तो यूवी लैंप जो है वो डिटेक्ट कर सकता है स्पॉट को, या फिर आयोडीन सोल्यूशन जो है वो यूज़ किया जाता है एड विजुअलाइजिंग एजेंट फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन टीएलसी। तो ये आपने याद रखना है दैट आयोडीन सोल्यूशन कैन आल्सो बी यूज इन ऑर्डर टू विजुअलाइज द एजेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इन टीएलसी। तो टीएलसी जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी से बेहतर होती है, क्यों? क्योंकि इसमें लेस टाइम फॉर द डेवलपमेंट, नॉन स्प्रेडिंग ऑफ स्पॉट्स, बेटर रेजोल्यूशन वी गेट बिफोर कॉलम क्रोमेटोग्राफी टीएलसी इज अप्लाइड टू सॉल्वेंट सिस्टम। अब देखें नोट एक दिया गया है यहाँ पे, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज फॉर प्रिपरेटिव पर्पस एंड टीएलसी यूज फॉर एनालिसिस। आरएफ वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से लेस होती है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। इसकी रेंज कितनी होगी? 0 to 1 तक, हमेशा ये आरएफ से कम होगी। अजान स्टार्ट हो गई है। विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये एमसीक्यूज था इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है कि सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को हम यूज़ नहीं करते सेपरेशन के लिए, हम लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम जो है वो अजान के बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक और गैस क्रोमेटोग्राफी।